नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ पंक्तियों को याद करना चाहूंगा कि तुम मरो चाहे जियो, कोशिश मगर मत छोड़ो, खुलते हैं दरवाजे यारों खटखटा देने के बाद। जी हाँ, ऐसे ही सतत कोशिशों का ही परिणाम थी आज़ादी। अंग्रेजों के विरुद्ध चला स्वतंत्रता आंदोलन दो प्रकार का था, एक अहिंसक आंदोलन और दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। दोनों का ही अपना अपना महत्व था और समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही देश की आज़ादी सुनिश्चित हुई थी। उन अतीत के पन्नों को खंगालने का और देश के अमर शहीदों को याद करने का ही अभियान था 70 साल आज़ादी, याद करो कुर्बानी। भारत की धरती के प्रति जितनी भक्ति और मातृभावना उस युग में थी, उतनी कभी नहीं रही। मातृभूमि की सेवा और उसके लिए कुछ कर करने की जो भावना उस समय थी, आज कहीं ना कहीं उसका अभाव नजर आता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता थी कि करीब 200 सालों तक मुक्ति के प्रयासों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने शिथिल नहीं होने दिया। जैसे एक विशाल नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर अपने गंतव्य अर्थात सागर मिलन तक अबाध रूप से बहती है और बीच बीच में उसमें अन्य छोटी छोटी कई धाराएं आकर मिलती रहती हैं, उसी तरह हमारी मुक्ति गंगा का प्रवाह भी सन 1757 के प्लासी युद्ध से शुरू होकर 1961 तक के गोवा मुक्ति संघर्ष तक अनवरत जारी रहा। महान उद्देश्य के लिए किए गए उन महान लोगों के प्रयासों को भूलना हमारी असंवेदना को ही जाहिर करेगी। ऐसे में एक बार फिर उस संघर्ष को याद कर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार लोगों में और खास तौर से युवाओं में करने के लिए इस महाअभियान का आयोजन किया गया, जो पूरा हो गया है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर यह चलाया गया था उसे जीवंत रखना जरूरी है। इस अभियान के विविध आयामों पर और हमारे देश के वीर सपूतों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ है दो खास मेहमान। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विजय मनोहर तिवारी जी, जो कि अपने पीछे लंबा पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, कई अखबारों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कई चैनल्स में भी रह चुके हैं और इस अभियान के विविध पक्षों को करीब से देखते हैं, समझते हैं और उन पर लिखा भी है। दूसरे खास मेहमान हैं कर्नल शांतनु बनर्जी जी, जो कि देश की अनेक सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दल में भी अपनी सैन्य सेवाएं इन्होंने प्रदान की हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस अभियान का प्रदेश में कैसा असर रहा, केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश भर में निकाली गई तिरंगा यात्राओं में शिरकत की, उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 70 साल आजादी, याद करो कुर्बानी अभियान ऐसे ही उन अतीत के पन्नों को पलटने की एक पहल थी, जिसे देख हम अपने दिलों में वो जज्बा महसूस कर सकें जो स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों में हुआ करता था। प्रदेश भर में अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गईं, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री, जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत कर अभियान को भव्य रूप प्रदान किया। अलीराजपुर से शुरू हुआ यह अभियान शहर शहर और गांव गांव में पहुंचकर आजादी की अलख को एक बार फिर जीवंत करता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के अन्य मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में इन यात्राओं का नेतृत्व किया, तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपने संसदीय क्षेत्र इंदौर में तिरंगे के साथ शहीदों को नमन करते नजर आईं। कई सारे लोग, कई जवान आज भी जम्मू कश्मीर की सीमा हो, चीन की सीमा हो, वहाँ पर आज भी धारा तीर्थी पर हो रहे हैं। तो ये सबको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का जो आज हम जश्न तो मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, मगर ये उत्सव मनाते समय उनको भी याद रखना, उनको भी भाव जगाना और पूरे देशवासियों के मन में कोने कोने में भाव जगाना, ये भी आवश्यक है। चंबल अंचल के दूरस्थ इलाकों में तिरंगा यात्रा की लगाम थामे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नजर आए। उनके नेतृत्व में यह यात्रा ग्वालियर, मुरैना, भिंड सहित कई जिलों से गुजरी। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के कठोर परिश्रम और बलिदान के राम स्वरूप हमको यह आजादी लहू से सनी हुई प्राप्त हुई। वहीं केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे ने सीहोर से भोपाल तक यात्रा निकाल शहीदों की शहादत को याद किया। निश्चित ही ये समाधि जो बनी है महान 356 वीर नायकों की, जो अनाम हो गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनकी वीर गाथा आज भी जीवित है और वो हमें कह रही है कि हमको देश के लिए हर वो काम करना चाहिए जिससे देश का नाम रोशन होता। जब प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों से यह यात्रा निकली तो अंचल के टंट्या भील
और भीमा नायक जैसे वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी कई मंत्री पहुंचे। बैतूल में केंद्रीय कृषि विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत तो अलीराजपुर, डिंडोरी, अनूपपुर जिलों में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते तिरंगा लहराते नजर आए। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छिंदवाड़ा तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने मुरैना में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। वहीं इंदौर के राऊ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अटावले ने तिरंगा यात्रा का मोर्चा संभाला। हमारा एक संदेश यही है कि देश के लोगों को और खासतौर से नौजवानों को इस बात का एहसास हो कि देश की आज़ादी की जो स्थिति है उसको लोग जाने और एक माहौल ऐसा बने, जश्न के रूप में मनाए देश के लोग। ये इसके पीछे कारण है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तिरंगा यात्रा का भी कार्यक्रम, और इसलिए पार्टियों से ऊपर उठ करके कि समाज में इस प्रकार का एक माहौल बने देश के लिए, ये इसके पीछे एक मुख्य कारण है। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये है, यानी पूरा देश भर में और एक बार देशभक्ति का ज्वार शुरू हो जाए, और जो हमारे क्रांतिकारी है, झांसी लक्ष्मीबाई से लेकर के तात्या टोपे से लेकर के तात्या बिल से लेकर के सभी जो महानुभाव हैं, इन सारे महानुभावों का स्मृति और एक बार उसको झकझोर जाए, इस कारण से हम ये यात्रा में निकले हुए। तिरंगा यात्राओं के बाद सामूहिक राष्ट्रगान गाकर यूं तो इस अभियान का समापन हमने कर दिया है, लेकिन जहन के किसी कोने में शहीदों के बलिदान और समर्पण की इन अमर गाथाओं को संजोकर रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल। तो देखा आपने कि तिरंगा यात्रा का कैसे प्रदेश भर में एक व्यापक प्रभाव रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विजय मनोहर जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के अभियान की क्या ज़रूरत है और ओवरऑल आप इसका किस तरह से मूल्यांकन करेंगे? देखिए अंकुर जी, ऐसा है, इस अभियान का मैं स्वागत करता हूं और मैं ये मानता हूं कि पूरे देश में, जो देश जितना बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जो उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, दूर दूर तक ये जो प्लास्टिक के युद्ध से अगर हम लें तो कम से कम 6-7 पीढ़ियाँ इस आंदोलन में खपी हैं, और लोगों को बहुत स्थानीय स्तर पर भी ये पता नहीं है कि हमारे आसपास दरअसल उस दौरान घटा क्या था, कितने लोगों ने किस किस तरह से कुर्बानियाँ दी और किस तरह से ये सारा संघर्ष चला है। तो मुझे लगता है कि ये अभियान 15 अगस्त और इस अगस्त के महीने में एक प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन ये साल भर चलने वाला एक प्रसंग होना चाहिए हमारे बीच में, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष आज़ादी का रहा है, तो हर एक कुर्बानी हमारे जहन में ताज़ा हो इसके लिए। जी, क्योंकि बहुत अच्छी बात यहाँ कही कि भले ही अगस्त के माह में हमने इसकी प्रासंगिकता रही है, क्योंकि स्वतंत्रता का महीना है ये, तो ये सिर्फ लेकिन इस महीने में शुरू जरूर किया है, लेकिन जो जिस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है उसको, उस अलग को साल भर जलाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कर्नल साहब, आजकल युवाओं पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उनमें देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का जज्बा पहले जैसा नहीं बचा है। आप सेना के बीच जो नए नए युवा आते हैं उनमें किस तरह का भाव देखते हैं, या आप लोगों के प्रशिक्षण के दौरान किस तरह सेना में देश प्रेम के भाव का संचार ऐसे उन युवाओं में करते हैं? देखिए अंकुर जी, ऐसा है कि जो हमारे सेना में लोग, आपको पता है, भर्ती होते हैं, वो देश के, जैसे इन्होंने बताया कि देश के हर कोने से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेके आपका ईस्ट में पारिस तक वहाँ से लोग आते हैं। हर अपने अपनी अलग परंपरा से लोग आते हैं। जब वो सेना में आते हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक राष्ट्रभक्ति जो उनके खून में होती है, जिसके कारण वो आते हैं, और उसके बाद एक हीरे को जैसे तराशा जाता है, वैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसमें ये मुकर्रर किया जाता है कि कुछ ऐसे प्रसंग हो, कुछ ऐसे मूवीज़ उनको दिखाए जाए जो देश प्रेम की भावना उनमें उजागर करे। और जब वो एक बार अपने रेजिमेंट में जाते हैं, और हर रेजिमेंट का इतिहास आपको पता है काफ़ी पुराना है, और अपने उनके इतिहास में भी ऐसे मिलिट्री लीडर्स और देश के जो लीडर्स हैं जिन्होंने योगदान दिया है, उनके ऊपर उनको पढ़ाया जाता है, और वो उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे सिख रेजिमेंट आप देखिए, तो उनका करीब 200 साल पुराना इतिहास है, जिसमें जो सिख जो पंजाब के इलाके से जो मिसल थे, उनसे वो कुछ रेजिमेंट्स बने कुछ, और वहाँ अभी भी जो उनके गुरु रहे हैं, उनकी जो बानी थी वो उनको सुनाया जाता है, गुरुद्वारा के परेड्स होते हैं। इसलिए एक तरीके का देशभक्ति का भावना वो ऑटोमेटिकली वो
ट्रेनिंग शेड्यूल के तौर पे आता है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात यहाँ बताई कि उन्हें ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं, ऐसी फिल्में उन्हें दिखाई जाती हैं, जिस तरह से उनमें अपने अतीत की उस संघर्ष को सुनकर, समझकर, देखकर उनके मन में भी देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का वो भाव जागे, जिससे वे देश की सेवा में आगे बढ़ सकें। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा दस्त। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। बच्चे की सलामती, अच्छी सेहत और मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए स्तनपान बहुत ही जरूरी है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन शुरुआत दें, स्तनपान के लिए पूर्ण सहयोग दें। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं याद करो कुर्बानी अभियान, अतीत के पन्नों में झांकने का एक प्रयास। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है 2 खास मेहमान। हमारे साथ है विजय मनोहर तिवारी जी और साथ ही हैं कर्नल शांतनु बनर्जी जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तिवारी जी, क्या कारण है कि 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम मानने के बावजूद कुछ नाम ही लोकप्रिय हो पाए, या फिर करीब 200 साल के संघर्ष में 200 नाम भी हम बमुश्किल नहीं निकाल पाते जिनकी दास्तां हम युवाओं को सुनाकर उन्हें देश प्रेम के लिए प्रेरित कर सकें? तो ये जो पूरा हालात है, इसको कैसे बदला जा सकता है? ये बड़ा सवाल है कि 1857 की जो पहली क्रांति जिसे हम कहते हैं, उसके चंद नाम ही हमारे जहन में है। और इसकी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि इसकी वजह यह है कि देश इतना बड़ा है कि एक कोने में क्या हो रहा था, दूसरे कोने में क्या हो रहा था, हमें अपने आसपास का भी बहुत कम नॉलेज है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे ज़िले में कितने क्रांतिकारियों ने इसमें सहभागी हुए और कितनों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। हम जिस जगह बैठे हैं, होशंगाबाद उसके पास का एक ज़िला है। शायद हम में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वहाँ बोरी एक जंगल का इलाका है और वहाँ राजा भभूत सिंह की क्रांति के किस्से लोकल कम्युनिटी में आज भी मशहूर हैं। और 1857 की क्रांति में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी लोकल कम्युनिटी के साथ में एक फौज खड़ी की थी। उसको क्रश करने के लिए, उनको बलपूर्वक दबाने के लिए अंग्रेजों को मद्रास से और कोलकाता से आर्मी को यहाँ बुलाना पड़ा था। और वो आंदोलन राजा भभूत सिंह का बुरी तरह दबाया गया। और उसके बाद उन्होंने बोरी अभयारण्य को देश का पहला, अखंड भारत में देश का पहला रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, होशंगाबाद जिले का ये। और वो सारे राजा भभूत सिंह के जितने महल और उनके खंडहर हैं, वो सारे रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए। उसके बाद पब्लिक वहां नहीं जा सकती है। वो खंडहर आज भी वहां जंगलों में गुम हैं। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में भी नहीं आते हैं। राजा भभूत सिंह का नाम चंद स्थानीय लोगों के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में कोई नहीं जानता। सही बात। इस पर एक बहुत मशहूर रिसर्चर है संगीत वर्मा। उन्होंने उस जंगलों में जाकर राजा भभूत सिंह के उन स्मारकों की फोटोग्राफी पहली बार आज से 5-6 साल पहले की थी और उसकी एग्जीबिशन लगाई थी। तब देश को पता चला कि एक स्थानीय राजा ने किस तरह से पूरी क्रांति को लीड किया। और उसको अंग्रेजों ने चेन्नई से, तब के मद्रास, कोलकाता से फौज को बुलाकर यहाँ उनको बलपूर्वक दबाया था। तो हमें स्थानीय स्तर पर, जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, हमारी प्राइमरी और मिडिल की क्लासेस के सारे पाठ्यक्रमों में हम अपने स्थानीय क्रांतिकारी और बलिदानियों की उनके परिचय नहीं पढ़ाएंगे, तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि मेरे आसपास दरअसल 1857 में या 1757 में या 1947 के पहले घटा क्या था। तो वो हमें पता चले, उसके लिए वो शिक्षा प्रणाली में बहुत अनिवार्य है कि स्थानीय स्तर पर ये चीजें शामिल होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जिससे हमें हमारे
उस अतीत के, उन हमारे जो वीर सपूत हैं उनके बारे में जानने का मौका मिले। एक उदाहरण यहाँ पर विजय मनोहर जी ने दिया है, हमारे सीहोर के पास में कुंवर चैन सिंह जी एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इसके अलावा एक और ऐसी आदिवासी अंचलों में भी कई ऐसे अमर सपूत रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। ऐसी ही एक कहानी निमाड़ के मालवा अंचल में भी पाई जाती है, वो है टंटिया भील की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में किया था। पहले हम उस एक स्टोरी को देख लेते हैं जो हमने टंटिया भील के ऊपर बनाई है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमें चंद्रशेखर आजाद की तरह, भीमा नायक की तरह, टंटिया भील की तरह देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम देश के लिए जीने का तो मौका मिला है। टंटिया भील आजादी की ओर ले जाने वाला एक ऐसा जननायक जिसके जीवन से हमें प्रेरणा लेना है देश के लिए जीने की। मध्य प्रदेश की धरती को गौरव प्राप्त है भारत के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर टंटिया भील की जन्मस्थली होने का। खंडवा जिले की पंधाना तहसील के छोटे से गांव बड़ौद अहिर में वर्ष 1842 में टंटिया भील का जन्म हुआ। जननायक टंटिया भील ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ ग्रामीणों के हक की लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया। आदिवासी और ग्रामीण उन्हें टंटिया मामा कहकर पुकारने लगे। इसी गांव में टंटिया मामा ने जन्म लिया था। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और हमें ये गर्व है कि इस जननायक टंटिया भील ने हमारे गांव में जन्म लिया और भील समाज को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। गुरिल्ला युद्ध के महारथी टंटिया भील ने 15 साल तक अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाया। वे इतने चालाक थे कि उन्हें पकड़ने में अंग्रेजों को 7 साल लग गए। बाद में वर्ष 1889 में उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई। अमर शहीद की इस कुर्बानी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश भर में एक बिगुल बजा दिया। आज भी उनके परिजन और ग्रामीण टंटिया भील को गौरव के साथ याद करते हैं। मैं बड़ौदा गांव में रहती हूँ। मैं टंटिया मामा के वंश हूँ और हमको टंटिया मामा के कारण हमको सब जानते हैं और मान सम्मान देते हैं। टंटिया मामा ने जो आज हमारे समाज के लिए किया है और इस देश के लिए किया है, हमें पूरे समाज को बहुत ज़्यादा गर्व है उन पर और हम बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस करते हैं अपने आप को उनके नाम के कारण और हमारे समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान आया है उनके कारण। टंटिया मामा ने जो देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया अविस्मरणीय है वो। आदिवासी समुदाय में टंटिया भील महज स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इंदौर के करीब पातालपानी में उनका एक मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत उनसे इतना डरने लगी थी कि फांसी देने के बाद उनके शव को पातालपानी में फेंक दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जननायक टंटिया भील के नाम से राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया जाता है। टंटिया भील मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अतीत का एक ऐसा अमिट अध्याय बन चुके हैं जिन्हें भूल पाना संभव नहीं है। खंडवा से हीरालाल लोंगरे के साथ पूजा पिवर्धन, डीडी न्यूज भोपाल। तो देखा आपने कैसी कैसी कहानियां हमारे प्रदेश के अनेक अंचलों में बिखरी पड़ी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब, आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपने अलग अलग सीमाओं पर काम किया है, तो कई बार क्या आपने ऐसे सैनिकों को देखा है जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी हो? या फिर दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि जो तिरंगा यात्राएं जो निकाली जाती हैं, तो तिरंगा का या दूसरे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उनका सेना में क्या महत्व रहता है? देखिए, हमारा भारतीय सेना का जो इतिहास है वो काफ़ी गौरवशाली है जी। और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों वक्त हमारे सैनिकों ने काफ़ी आहुति दी है। और मेरा भी सौभाग्य रहा, मैं कश्मीर में 2 साल था, तो काफ़ी मैंने ऐसे मौके देखे हैं जहां हमारे सेना के जवानों ने काफ़ी अपने प्राणों की आहुति दी है। और जहां तक तिरंगा का बात है, जो हमारे सेना का एक इथोस है वो है नाम, नमक और निशान जी। इसमें नाम है कि जो देश की प्रतिष्ठा है उसको सबसे ऊपर रखना, नमक जो नमक खाया है उसका मोल चुकाने की भावना, और निशान
जो देश का ध्वज है या जो पलटन का ध्वज है, हर पलटन का भी एक ध्वज होता है, तो उसको सर्वोपरि उसको ऊपर रखना, वो कभी झुकना नहीं चाहिए। तो इसी जो मोटो है, इसके कड़ी में जो ध्वज है उसमें आप देखिए जो हमारे जाबाज है वो लड़ाई के मैदान में जाते हैं, उस ध्वज की प्रतिष्ठा और गरिमा को रखने के लिए लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते कुछ लोग प्राणों की आहुति भी देते हैं, और उसी ध्वज में फिर लपेट के वो उनकी जो अंतिम यात्रा होती है। तो आप देखिए ये कितना एक बड़ी एक आहुति है देश के लिए। तो ये जो एक किस्म का फीलिंग है, ये सेना में हर वक्त रहता है। देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है हमारे जवानों में और अधिकारियों में। तो ये समझना बहुत सही बात है। जब तक देश के प्रतीकों के प्रति अंतर में एक गौरव फक्र महसूस नहीं होगा, तो शायद उसके लिए कुछ करने गुजरने की भावना भी पैदा नहीं हो सकती। विजय जी, इस तिरंगा यात्रा के जरिए हमारे मंत्री और नेता कई ऐसे शहीदों के स्मारकों पर भी गए, हमने हालांकि इस बारे में काफ़ी बात पहले की है, जिनकी अमर गाथाएं सिर्फ उस अंचल तक ही सिमट कर रह गई हैं। लेकिन इस यात्रा के जरिए उन अमर शहीदों का नाम एक बार फिर उभर कर सामने आया है। तो क्या इससे हम मान सकते हैं कि इन अलग अलग अंचलों में बिखरी इन प्रेरणादायी गाथाओं से कम उस स्थान विशेष के पर्टिकुलर वहाँ के युवाओं में एक नई प्रेरणा, नई चेतना का विकास होगा? बिल्कुल, मैं इसको प्रतीकात्मक मानता हूँ कि मंत्री हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो साल भर तो इस तरह के मूवमेंट में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बहाने एक शुरुआत हुई है, तो उसके प्रतीकात्मक उपस्थिति उन्होंने पूरे देश के ऐसे गुमनाम जो बलिदानी हैं उनके स्मारकों पर जाकर दर्ज कराई। लेकिन मैं इसके आगे इसको ले जाना चाहता हूं, और मेरा इसमें ये मानना है कि जो स्थानीय सामाजिक संगठन हैं, जो स्थानीय शैक्षणिक संगठन हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, जो ऐसे जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये बाकी साल उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन बलिदानियों को याद करें, और अपने अपने इलाके में जो भी ऐसे उनकी लिस्टिंग होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पर उनके बहुत आदर के साथ उनके नाम दर्ज होने चाहिए, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर, ताकि जो इस इलाके में आने वाले बाहर के लोग हैं उनको भी पता चले कि ये 100 उन लोगों की सूची इस इलाके की है जिन्होंने 1857 की लड़ाई में या 1930 के आंदोलन में अपना बलिदान यहाँ पर दिया था। तो ये केवल एक प्रसंग हो सकता है इस समय, लेकिन इसके आगे ले जाने का काम मुझे लगता है कि हमारे शैक्षणिक संगठन और हमारे सामाजिक संगठनों का है कि वो साल भर इन चीजों को आगे ले जाएं, और उन बलिदानियों के परिवार अगर उन इलाकों में कहीं रह रहे हैं अभी, तो उनको भी सामने लेकर आए कि ये उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी के लोग हैं, ताकि आज हम उनके साथ कनेक्ट हो सकें। वो कितना प्राइड महसूस करते हैं ये हम जान सकें उनके पास जाकर। हमें पता नहीं है कि हमारे आसपास ऐसे कितने परिवार हैं जिनके यहाँ किसी ने कुर्बानी दी। बहुत से लोग तो जानते नहीं अपने सीहोर के पास कुंवर चैन सिंह जी की कहानी। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने स्थानीय स्तर पर बलिदानियों का जो जिक्र किया, तो मध्य प्रदेश में ही धार जिला है, और वहाँ अमझेरा एक बहुत छोटी सी रियासत रही है, करीब 1500 साल पुरानी। 1857 की लड़ाई में वहां के भी स्थानीय राजा राणा बख्तावर सिंह ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और लोकल कम्युनिटीज को जोड़कर उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। उनको इंदौर के मेडिकल कॉलेज के कैंपस में फांसी दी गई थी। वो स्मारक आज भी है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। अब आज के शहर इतने तेजी से फैल रहे हैं कि उसमें बाहर के लोगों का आना बढ़ रहा है। बड़ी आबादी ऐसी है जो पिछले 20 सालों में भोपाल में या इंदौर में या जबलपुर में, ग्वालियर में आकर बसी है। वो लोकल कनेक्ट नहीं है, तो उसको भी बताने के लिए ये से सारे स्मारक जो हैं वो साल भर रौनक इस जगहों पर होनी चाहिए। मुझे लगता है ये पूरे समाज की जिम्मेदारी जी, और बिल्कुल पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यहाँ नेताओं जनप्रतिनिधियों ने तो इस चीज़ की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब आगे का काम, जैसा कहा कि शैक्षिक शिक्षा संस्थानों को और हमारे दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं उनको इस मुहिम को आगे ले जाने की, इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत सारी ऐसी बिखरी कहानियाँ हैं, हम उन्हें भूल गए हैं। एक और ऐसा ही महानायक है जिन्हें हालांकि अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने जो अलीराजपुर से जो अभियान की शुरुआत की थी वहाँ पर उनका जिक्र किया था, लेकिन वैसे हम शायद उनको नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते। ऐसे एक नायक निमाड़ अंचल के भीमा नायक हैं, जिन्होंने भी देश के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए काफ़ी कुछ किया है, और बाद में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान भी उन्होंने देश के नाम पर दे दिया। उनकी इस कहानी को देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीर योद्धाओं ने अपने साहस का लोहा अंग्रेजों को मनवाया था, उनमें से ही एक नाम था भीमा नायक। भीमा नायक को भी उनके शौर्य और साहस के लिए टंटिया भील की तरह निमाड़ का रॉबिन हुड माना जाता है। देश के इस महान स्वतंत्रता सेनानी की वीरता के किस्से आदिवासी समुदाय में आज भी प्रचलित हैं। अंचल के लोकगीतों और लोक कथाओं में आज भी भीमा नायक महानायकों की तरह जिंदा है।
उन्होंने ये सोच लिया था कि अंग्रेज़ों को तो अब यहाँ पर टिकने ही नहीं देना है, और जो भी अंग्रेज निकलता था उसको तीर कामठी से मार डालते थे। अपने उम्र के लोगों को, बच्चों को इकट्ठा किया और एक दल बनाया 50 लोगों का। उनका यही काम था कि इनके घोड़े भी छीनो, बंदूकें भी छीनो और इनकी ड्रेस पहन के अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। अंग्रेजों के अत्याचारों से आदिवासी समाज को बचाने के लिए भीमा नायक ने करीब 3000 सैनिकों की एक फौज खड़ी कर ली थी। सतपुड़ा के जंगलों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ भीमा ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था और निमाड़ अंचलों में अपनी जाबाजी और बुलंद इरादों से ब्रिटिश हुकूमत को परेशान कर दिया था। अंग्रेजों ने सोचा कि इसको पकड़ा जाए इस आदमी को, तो जगह जगह स्थान स्थान पर छापेमारी भी हुई, लेकिन ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। इस बीच उन्होंने बड़े काम किए। गढ़ी में मतलब छोटी सी गढ़ी बनाई, ढावा बावड़ी के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ पर एक गढ़ी बनी है, वो सुरक्षा के लिए थी, वहाँ ये सुरक्षित होते थे। खरगोन जिले के धावाखेड़ी में बना यह स्मारक भीमा नायक की वीरता और साहस की यशोगाथा अब भी बयां करता है। जहां भीमा की ये अष्ट धातु से बनी विशाल प्रतिमा आज भी गुजरे अतीत की आंखों में झांककर वर्तमान को वही अनुभूति प्रदान करती है। बड़वानी से शिवपाल सिंह सिसोदिया के साथ पूजा पी वर्धन, डीडी न्यूज भोपाल। भीमा नायक जैसी और भी कई कहानियां हैं, लेकिन हम उन सबको तो आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी प्रयास अभी इन पिछले 15 दिनों में हुए हैं उसकी सराहना होना ज़रूर चाहिए और आगे भी इस तरह के प्रयास होते रहने की ज़रूरत है। कर्नल साहब, एक सैन्य अधिकारी होने के नाते आप इस पूरे अभियान को किस तरह देखते हैं? क्या इससे एक नई प्रेरणा युवाओं में, और जो खुद अभी सेना में काम कर रहे हैं वे ऐसे जो नए युवा या जो और भी जो लोग काम कर रहे हैं वे अपने आप को क्या गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उन्हें देश की सेवा करने का ऐसा मौका प्राप्त हुआ है और पूरा देश ऐसे उन वीर सपूतों के लिए, ऐसे शहीदों के लिए जगह जगह तरह तरह के आयोजन कर रहा है और उनकी यशोगाथा गा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारे देश की सेना है ये इन्होंने पिछले 60 साल में अपना अस्तित्व प्रूव कर दिया है कि ये हमारी देश की सेना है। सब लोग इसमें देशभक्त हैं और ये जुड़े हुए माटी के लोग हैं। अभी चाहे ये किसी भी दूर दराज से इलाके से भी आए हों, लेकिन हमारे यूनिट्सों में भी जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे इनके पास पूरे कम्युनिकेशन की सुविधा है। जो भी देश में चल रहा है उससे ये भली भांति परिचित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनमें भी एक तरीके का देशभक्ति का भाव वो जगाएगा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ ये हमारे खून में ही है। ये तो जैसे राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने बोला है कि शहीदों के मज़ारों पर हर वक्त लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशा होगा। सो ये जो उन्होंने बोला है ये हमारे फौज में फॉलो होता है। हमारे यहाँ जितने भी शहीद हैं उनके परिवारों से हर साल उनके जिस दिन कोई भी जो मुकर्रर डेट होता है जिसमें उनका शहीदी दिवस या ऐसी चीज़ें मनाई जाती है जिसमें लोग जाके उनसे मिलते हैं, हमारे ऑफिसर उनसे मिलते हैं और एक तरीके से जो रेजिमेंट, जिस रेजिमेंट से वो जुड़ा हुआ है वो एक तरीके पूरी जिम्मेवारी लेती है। और इसके अलावा देखा गया है कि जो लड़ाई के मैदान में जहाँ पे हमारी जीत हुई है उसको हम बैटल ऑनर डे या थिएटर ऑनर डे के हिसाब से मनाते हैं, जिसमें जो पुराने सैनिक हैं जो सेवानिवृत्त हैं उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनके फैमिलियों के साथ सेलिब्रेशंस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये अभी जो इस बार जो हुआ है जो प्रोग्राम तिरंगा यात्रा, ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देगा और जो नए आयाम लेके आएगा देशभक्ति में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि देशभक्ति में नए आयाम ये लेकर आएगा, प्रोत्साहन देगा सेना में काम करने वाले लोगों को। क्योंकि हमने इस अभियान में सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों को ही याद नहीं किया, बल्कि कई शहीद जिन्होंने देश की सेवा करते हो, चाहे वो 99 के युद्ध में हुए हों, चाहे वे 71 में, ये जितने भी शहीद जो हुए हैं उन शहीदों को, देश पर मरने मिटने वाले लोगों को भी इस अभियान के तहत याद किया और उनके स्मारकों पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ऐसे ही एक प्रदेश की धरती के लाल अमर शहीद वीर सपूत वे थे राजेंद्र यादव। उनके जो स्मारक हैं उन पर भी कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे और वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
उनकी दास्तां को देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। वतन की रक्षा करते हुए जिन देशभक्तों और वीर सिपाहियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनमें लांस नायक राजेंद्र यादव का नाम अविस्मरणीय है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के घुघरिया खेड़ी गांव में जन्मे भारत मां के इस वीर सपूत ने 1999 में कारगिल के युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। बेहद साधारण परिवार में जन्मे राजेंद्र बचपन से ही दिलेर और साहसी प्रवृत्ति के थे। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1985 में वे सेना में शामिल हो गए। अपनी वीरता और उत्साह से सेना में जवानों के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाले लांस नायक राजेंद्र यादव का जनवरी 1987 में विवाह हुआ। यह वह दौर था जब राजेंद्र का जीवन खुशनुमा बीत रहा था और उनके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां थी। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों के जरिए पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लांस नायक राजेंद्र यादव को भी सरहद से बुलावा आया, जहां पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए लांस नायक राजेंद्र यादव 30 मई 1999 को शहीद हुए। शहीद लांस नायक राजेंद्र यादव के जज्बे और साहस को सलाम करते हुए उन्हें सेना के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। प्रदेश के इस वीर जवान की याद में खरगोन स्थित उनके पैतृक गांव में हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। देश के लिए जीने और मरने का जज्बा लेकर सीमा पर तैनात ये वो जवान है जो अपनी मातृभूमि की खातिर हंसते हंसते जान तक कुर्बान कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, खरगोन। राजेंद्र यादव तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई और भी अमर सपूत रहे हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी है। यहाँ पर विजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम सिर्फ रस्म अदायगी कर देते हैं। अपने अमर शहीदों को याद कर, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर, साल भर वो अनुभूति, वो भाव कहीं ना कहीं नहीं होता है। कई फिल्मों में भी इस चीज़ को दिखाया गया, आपको रंग दे बसंती फिल्म के बारे में जानकारी होगी। तो अब जो युवा हैं, जो खासतौर से मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, काफ़ी भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उनमें ये भाव को पैदा करने के लिए इन रस्मी आयोजनों के परे भी क्या कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। और चूंकि हम एक बिखरा हुआ समाज हैं, हमारे बीच में आज भी धर्म और जातियों की जिस तरह दीवारें हैं, और जातियों के अंदर और धर्मों के अंदर और छोटी छोटी दीवारों में जिस तरह से फिरके में हम पड़े हुए हैं, तो उसमें हम इतना जटिल समाज के रूप में हम सामने हैं कि हम जीवन के और देश के जो महान कार्य हैं, महान उद्देश्य हैं, महान विषय हैं, उनके बारे में हमारी सोच बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो पाती है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए कि जिससे हम ये विषय हमारी जीवनचर्या का एक बड़े विषय के रूप में हो। हम सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, विवाद हैं आपस के, उनसे परे हम इन सारे महान जो हमारे राष्ट्र नायक हैं, बलिदानी हैं, जिन्होंने आज़ादी के पहले के संघर्ष में बलिदान दिया, या आज़ादी के बाद जितनी दुश्मन देशों के साथ जो लड़ाइयाँ हुई हैं, सरहदों पर जो बड़ी तादाद में बलिदान हुए हैं, उनके बारे में हम ठीक से जान सकें। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक कवरेज के दौरान मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में था, तो जब मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ के कई लोगों ने मुझे ये कहा कि आप अगर यहाँ से जा रहे हैं तो खजुआ नाम की एक जगह है, वहाँ ज़रूर जाइए। मैंने पूछा कि वहाँ क्या खासियत है देखने के लिए। आमतौर पर जब आप कहीं ऐसे बाहर जाते हैं तो लोग कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या इस तरह की चीज़ें बताएंगे कि कोई वाटरफॉल है, कोई नेचुरल कोई दृश्य ऐसा है, वहाँ देखिए। लेकिन वहाँ के लोगों ने इस बात पर मुझे जोर दिया कि वहाँ 52 इमली नाम का एक पेड़ है, उसके ज़रूर आप दर्शन करके जाएं। तो मैं वहाँ गया, पता चला, मुझे तारीख याद है कि वो 8 अप्रैल 1858 को वहाँ 52 लोगों को अंग्रेजों ने एक ही पेड़ से लटका के मारा था। और उसमें जोधा सिंह गौतम नाम के एक स्थानीय जागीरदार भी शामिल थे, जो 1857 की क्रांति में स्थानीय समुदायों के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय थे। और अंग्रेजों का खौफ इस कदर था कि उनकी लाशें 4 और 5 मई तक उस पेड़ से लटकी रही थी, 52 लोगों की लाशें। और फिर एक दलित व्यक्ति ने, एक स्थानीय एक राजा थे रामपुर के, उनको जाके ये सूचना दी है कि वहाँ इस तरह से जोधा सिंह गौतम और उनके सारे 51 साथियों को अंग्रेजों ने पेड़ से लटका के मार डाला है। उनकी लाशें 4 और 5 मई की रात को वो रामपुर के राजा आते हैं और वो सारी 52 शव उनके उतारे जाते हैं और सम्मान पूर्वक उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। वो बड़ा उन्होंने सहेज के उस पेड़ को और पूरे 52 लोगों के नाम बहुत आदर से उन्होंने किसी तीर्थ की तरह विकसित करके, वहाँ छोटी सी जगह है, खजुआ हिस्टोरिकल प्लेस है, रखे हैं। और कोई भी लोग अगर आसपास के वहाँ से गुजर रहे हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, तो वो प्रेरित करते हैं कि आप जाकर 52 इमली के दर्शन जरूर करिए। मुझे लगता है ऐसी 52 इमलियाँ हमारे आसपास, जैसा कि हमने जिक्र किया अभी
भीमा का, टंटिया का, राणा बख्तावर का, भभूत सिंह का, चैन सिंह का, ऐसे हमारे गांव गांव में बिखरी हुई कहानियां हैं ये। और ये बहुत हमारी जीवनचर्या के हिस्सा में हूँ। और ये इसके लिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे सामाजिक संगठनों का बड़ा जिम्मा है, हमारे शैक्षणिक संस्थानों का बड़ा जिम्मा है कि वे इसको कैसे एक बड़े विषय के रूप में जिसमें हम गर्व महसूस कर सकें सामने लेके आए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। जैसा कि इस गांव के लोग ने ये काम किया है, ऐसा कई और भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि वे भी अपने आसपास ही नज़र डालेंगे तो उन्हें भी कई ऐसी कहानियां नज़र आएंगी। और ये उनकी जिम्मेदारी है, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसी कहानियों को लोगों के सामने लाएं। जैसे हम हमारी ज़िंदगी में, हमारी जीवन शैली में पूजा करना, इबादत करना, ये सब शामिल है, ऐसे ही हमारे उन वीर सपूतों की दास्तां भी हमारे हृदय में संजो कर रखना बहुत ज़रूरी है। कर्नल साहब, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि शहीदों के पैमाने क्या तय किए जाएँ? देशवासी प्रथम विश्व युद्ध में भी शहीद हुए, हमारे देश के ही नागरिक थे, दूसरे विश्व युद्ध में भी हुए, जबकि उनको ये कहा गया था कि आप यदि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे, इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे तो देश को आज़ादी दी जाएगी। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस सपने के साथ देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी, तो एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी संख्या है। इन सबको कैसे हम जर्नलाइज कर सकते हैं, इन सबको कैसे याद किया जाए? देखिए, जो हमारी जो सैन्य हिस्ट्री है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्री इंडिपेंडेंस और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में हमको पता है कि हमारे सेना के जवानों ने ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ाई किया और कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट भी, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी है जो रासबिहारी बोस और फिर सुभाष चंद्र बोस ने उनका पागडोर संभाला, वो हमारे भारतीय सेना के ही जो POWs थे सिंगापुर से, उनको एक साथ रेजिमेंट बना के और वो एक दूसरे से लड़े बर्मा फ्रंट में। तो जो प्री 47 का इतिहास है उसको एक तरीके से हमको देखना चाहिए और जो पोस्ट 47 है इतिहास उसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। लेकिन ये हमको जरूर ध्यान रखना है कि लोगों ने अपने देश के लिए और कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध के टाइम जो हमारे नेता थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया कि शायद हम अगर ये ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ेंगे तो हमको आज़ादी मिलेगी। इस टाइप का एक एश्योरेंस मिला था, तब वो लड़े और बड़े तादाद में लोग अफ्रीकन फ्रंट में, मिडिल ईस्ट और इटली में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जिसके ऑनर में ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया गेट जो भी है उसको तैयार किया और उसमें उनके नाम दर्ज है। इंडिया गेट में सब वही नाम है, वही नाम है वर्ल्ड वॉर से। और जो पोस्ट 47 के जो हमारे हैं उनको एक तरीके से हम देखते हैं और उनके लिए अभी वॉर मेमोरियल इस सरकार ने सैंक्शन किया है, जैसे हमको पता है न्यूज़ में है। और हम चाहते हैं कि एक वॉर मेमोरियल आए और हम, जैसे मैंने बताया कि, और जैसे इन्होंने बताया तिवारी जी ने, कि ये एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें लोग कभी उनको हम भूल ना पाए। तो ये आप एजुकेशन सिस्टम में और पढ़ाई लिखाई में और सोसाइटी की ये जिम्मेवारी है कि वो ऐसे लोगों को ऑनर दे और हम उनको याद रखें। सही बात है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अमर गाथाएं हमारे पास हैं, बहुत सारे नाम हम नहीं भी जानते हैं लेकिन उनको भी हम परोक्ष रूप से तो याद कर ही सकते हैं। और जब इन सब अमर सपूतों को, जब हम शहीद के ऐसे इतिहास को जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये आज़ादी, जिस आज़ाद फिज़ा में हम सांस ले रहे हैं, ये कोई खैरात में मिली हुई चीज़ नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है। विजय मनोहर जी ने वो जिक्र किया था, जिन लोगों को एक साथ पेड़ों पर इतने लोगों को लटका दिया गया था। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे उनके बारे में, ऐसे और भी कई कहानियाँ हो सकती हैं, उन सबके बारे में पता नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए, कहीं ना कहीं वे सब लोग भी अपनी आवाज़ वहाँ पर बुलंद करने के लिए मौजूद हुए थे, उन सबको मार दिया था। लेकिन कहाँ हम उन सबके नाम याद रख सकते हैं? लेकिन फिर भी परोक्ष रूप से उनको कहीं ना कहीं, उनकी उस कुर्बानी को, उनके उस बलिदान को दिल में, अपने जहन में संजो कर ज़रूर रखा जा सकता है। एक बहुत ही अच्छी कविता है जो कि वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लिखी गई थी, लेकिन मैं उन सारे अमर शहीदों के और हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उसका यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता रण के रणनायक, अमर रहेगा तेरा नाम, नहीं ज़रूरत स्मारक की, स्मारक खुद तेरा नाम, स्वतंत्र भारत नाम के आगे जुड़ा रहेगा तेरा नाम, भारत का जन मन गण ही अब बना रहेगा तेरा धाम। तो ऐसी यदि हम मिसाल हमारे दिल में, हमारे जहन में संभाल कर रखें, हम जनगण मन के साथ, जैसे ये सारी चीज़ें, दूसरी कई सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे हृदय में हमने संजो कर रखे हैं, वे सब भी हमारे हृदय में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उस बलिदान को याद करते हुए नए भारत को दिशा देने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक नया लक्ष्य हमें मिलेगा। फिलहाल यहीं रुकते हैं। हमारे दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ आपसे
पुनः मुखातिब होंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।